नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में हम बाल विकास सीडीपी के सीटेट जुलाई 2024 के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हर पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है सेलेक्ट किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस आपके कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बालक का जो विकास परिणाम होता है वह किसका होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा पूछा जा रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? तो सभी लोग जानते हैं कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतरता की सिद्धांत की बात करेंगे। निरंतरता मतलब लगातार। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान से भिन्न होते हैं। देखिए, शिक्षकों में जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, जो बालक बालिकाएं होती हैं, उनमें जो भिन्नता होती है वह विकास की दरों में भिन्न होता है। बाकी विकास का क्रम, सामान्य क्षमता ये सेम हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षार्थी क्या होते हैं, एक दूसरे में जो विकास की दर होती है उसमें क्या ये भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। साथियों, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं ये विकास के किन क्षेत्रों में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात की जाती है साथियों, एक ही नाम आता है और वह है नैतिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं मैकडूगल ने 14 टोटल संवेग बताए हैं, जिसमें से मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध पूछा जा रहा है। जिज्ञासा का मतलब होता है, सभी लोग बताइए, जिज्ञासा का संबंध क्या हो जाएगा? भय, घृणा, भूख, आश्चर्य। तो यहाँ पे हम आश्चर्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए सर्वप्रथम जो है या आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कथन कौन हो सकता है? और वह कथन हो सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। जी हाँ साथियों, ना कुछ बच्चे, ना ही अधिकतर, ना ही बहुत कम, आपके लिए सभी बच्चे समान हैं। अगला, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मनुष्य का जो जीवन आरंभ जो मूलतः घटित होता है वो दोस्तों केवल एक कोष से होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर किसी का भी डाउट है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान्य जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों की उचित उपयोग से है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शक्ति और गति हो जाएगा। जी हाँ, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों से विकास से है और पैरों का उचित विकास क्या होगा, शक्ति और गति। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी अवस्था तक बालक दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूरी तरह से विकसित हो चुकती है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें बालक की दृष्टि अर्थात देखने की, श्रवण अर्थात सुनने की, देखने सुनने की इंद्रिया जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं? तो जब बच्चा दोस्तों 8 से 9 वर्ष का होता है, इस स्थिति में जो है बच्चा जो है देखने और सुनने की इंद्रिया जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? आपकी शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था पर बढ़ जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसी अवस्था वह कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर होता है? तो वह 11 वर्ष की आयु पर होता है। याद कीजिएगा जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास पूरी तरह से 11 वर्ष की आयु तक बच्चों में हो जाता है। अगला, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा होता है? तो ब्रिजेज के अकॉर्डिंग होता है वह संवेगात्मक विकास।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट करिएगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता सभी लोग जानते हैं कौन है? हमारे अल्फ्रेड बिने हो जाते हैं। 1904 में अल्फ्रेड बिने द्वारा पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया था। इतिहास में सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक अल्फ्रेड बिने जाने जाते हैं और आप सभी लोग शायद परिचित भी होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित हैं। तो ये किस में अंतर्निहित होते हैं? ये सारे दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? छोटा शिशु जो बच्चा होता है वह खिलौने, अन्य वस्तुओं को फेंककर और भागों को अलग करके किस भाव को दर्शा देता है? वह यह बताता है कि बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। अगला ध्यानपूर्वक बताइएगा कि शरीर के आकार में वृद्धि और होती है, क्यों होती है? आपके हमारे बच्चों में शरीर में आकार में वृद्धि होती है। कभी कोई बच्चा प्रश्न आपसे कर सकता है क्यों होती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? और समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होता है वह समस्या के प्रति जागरूकता होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके साथ अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे होता है? तो वृद्धि का संबंध आकार व भार से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किशोरावस्था की अवधि कौन सी कहलाती है? तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वह सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 या 12 से 19 वर्ष कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। देखिए वंशक्रम संबंधी नियम अर्थात सभी लोग जानते हैं समानता का नियम। क्या हो जाएगा? समानता का नियम इज द राइट आंसर। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है? तो वृद्धि और विकास में संबंध यही होता है कि वह एक दूसरे में समान होते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए वृद्धि जो और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? तो बाल विकास का सही क्रम सभी लोग बताइए। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या किशोरावस्था? तो सभी लोग जानते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये चार है। और इसके पहले भी अगर शैशवावस्था दिया होता तो भी चल जाता, लेकिन ये तीन आपकी समझ लीजिए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो ऑप्शन को भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते जाना है और अपने स्कोर को बेटर करना, यानी अपने जो प्राप्तांक अंक हैं उनको अच्छे लाना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? तो विकास का जो वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार में भी वृद्धि, सोच में, समझ में, कौशल में, इन सभी में वृद्धि को ही हम बोलेंगे कि विकास में वृद्धि हो रही है। आकार में भी होनी चाहिए, सोच में भी होनी चाहिए, आपके समझ में भी होनी चाहिए, जो आपके कौशल हैं उनमें भी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बेटर ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगला, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र को ही हम स्नायु मंडल कहते हैं, आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आप स्वयं सोचिए, आपके मानसिक विकास को प्रभावित कौन कौन सा कारक कर सकता है? बेहतरीन ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए। आपका वंशानुक्रम भी कह सकता है, परिवार का वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, परिवार की सामाजिक स्थितियाँ भी होती हैं। तो इन तीनों जो है मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साथियों, और इस सीरीज की नैया में इस सीरीज की जो इम्पैक्ट है बहुत होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में जो 500 क्वेश्चन है वो 50 अंक आपके निर्धारित करने वाले हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो होती है किस अवस्था के लिए होती है? देखिए सीखना हो तो चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे पूर्व बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो,
इन तीनों के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है उपयोगी है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन करेंगे। ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जिस पर बताने की आवश्यकता है अत्यधिक उसी पर हम आपको बताएंगे। जो चीज़ें सरल हैं, नॉर्मल है, तो नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा। जैसे इसी में पूछा गया बाल्यावस्था होती, तो सभी लोग जानते हैं बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक कह सकते हैं। जैसा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें चुनना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? देखिए, किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो भटकने की अवस्था होती है। इसमें संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होता है। आप सभी लोग समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, उस पर भी समस्याएं होती हैं, संयोजन में समस्याएं होती हैं। तो इन सभी में समस्याएं होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन हम सही करेंगे। विकास शुरू होता है, तो सभी लोग जानते हैं विकास जो होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास बच्चे का शुरू हो जाता है। अब अच्छा प्रश्न पूछा गया है, परिपक्वता का संबंध क्या होता है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। कहते हैं ना, बच्चा परिपक्व हो चुका है मतलब बच्चे का विकास हो चुका है। बच्चा भी परिपक्व नहीं हुआ है मतलब बच्चे का विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? तो वृद्धि और विकास का मुख्य जो सिद्धांत होता है वह होता है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा और समझिएगा कि विकास कैसा परिवर्तन होता है। तो विकास जो होता है कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक होता है। तो विकास क्योंकि जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, इसलिए आपका गुणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, विकास का सिद्धांत हमें देखना है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही विकास का सिद्धांत है। कोई सोचे सभी की विकास दर समान हो जाए तो ये चीज़ें समान नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, मानसिक विकास हमें देखना। हम अधिकतर हो गया बस पहुंच जाते हैं बस बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन मानसिक विकास बच्चे का कब हो जाता है? और अक्सर देखते हैं बच्चे का जो विकास है, ठीक है, 10th to 12th, इसलिए 10th के बाद एमपी में सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शंस होता है। तो जो एज हम ऑलरेडी एज हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 15 से 20 वर्ष ऑप्शन में स्टैंडिंग हुआ है। तो जो 15 से 20 वर्ष ऑप्शन होगा वह ऐसा आयु काल है, यह समय है, वर्ष बच्चों का एज है कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। तो 15 से 20 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन था थोड़ा हो सकता है गलतियाँ हुई हैं ऑप्शंस करने में। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है। देखिए, जो मनोविज्ञान होता है वह भावनाओं, विचारों, आचरण इन तीनों से संबंधित होता है। तो साथियों, ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो उपरोक्त सभी है ये सभी वाला ऑप्शन होता है। फिर तीनों आप ऑप्शन देखिए, अगर तीनों ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं तो समझ जाइए उपरोक्त सभी वाला होगा, ठीक है। प्रश्न ना भी समझ में आए तो भी आपको ऑप्शंस को देखिए, अगर ऑप्शंस मेल कर रहे हैं तो समझिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली स्थान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो सभी संबंधितों के महत्वपूर्ण, भाई शिक्षा को किसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सभी संबंधित महत्वपूर्ण के बनाने के लिए या बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। अगला है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की किसका विकास हो? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो, क्योंकि जब किसी बच्चे या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहते हैं अच्छा व्यक्ति बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं पैसे दोस्तों कमाया जा सकता है कभी भी, लेकिन व्यक्ति, एक इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, ये कमाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पैसा अगर आपने कहीं कुछ खर्च हो गया दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इंसानियत आपने खो दी तो दोबारा इंसानियत फिर नहीं बनती है। तो इंसानियत कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसान बनना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्यों नहीं है? देखिए, एक अच्छी जो उपलब्धि होती है, जांच का एक अभिलक्षण इनमें से क्या नहीं है? देखिए, इनमें से आपका विद्यमानता होगा, विश्वसनीयता होगा, वस्तुनिष्ठता होगा, लेकिन द्व्यर्थकता जो होता है, यह एक अच्छी उपलब्धि जांच का विलक्षण नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, बच्चे का पहला शिक्षक, तो सभी लोग जानते हैं माता या पिता। माता पिता या ज़्यादातर ऑप्शन से माता दिया जाता था, कभी कभी अब दोनों दे दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए दोनों समान है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं होगा? देखिए, स्लाइडर प्रोजेक्ट ये भी सहायता है, ओवरहेड एपिडास्कोप ये प्रोजेक्ट सहायक सामग्री कह सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट नहीं होता, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में प्रोजेक्ट नहीं बनता है। इन तीनों द्वारा प्रोजेक्ट की सहायता या सहायक सामग्री हमारी कहला जाती है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है, तो वह कहलाती अभिप्रेरणा। अनुसंधान से क्या पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया एक प्रबल चर है, यहाँ पे अभिप्रेरणा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल का जो पुस्तकालय होता है वह विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है, क्योंकि बच्चा जाएगा, कोई भी जाएगा पुस्तकालय में तो पढ़ेगा, लिखेगा, विचार विमर्श करेगा, समझेगा। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो जो समूह में सीखते हैं या एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखते हैं, ऐसा जो अभ्यास किया जाता है, ऐसे अभ्यास को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बस इसी में से कथन या स्टेटमेंट जोड़ दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? तो सभी लोग जानते हैं मुफ्त शिक्षा अधिनियम आपने पढ़ा होगा 2009, आरटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसके अकॉर्डिंग अपने स्वभाव में और है। देखिए, जब भी एनसीएफ 2005 की बात की जाती है तो इसमें सक्रिय और सामाजिकता की बात आती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब सभी ऑप्शन देखिए, निष्क्रिय एक नेगेटिव दे दिया गया, इसमें भी निष्क्रिय दिया गया, इसमें सरल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा दोनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई। मैंने कहा ऑप्शन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहा या कन्फ्यूजन हो रहा तो ऑप्शन से देखिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? आपका वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थितियाँ भी होती हैं, अर्थात ये सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है तो वास्तविक आयु 10 है, उसकी बुद्धि ये तो एक प्रश्न रखा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। मानसिक मतलब इसके लिए फार्मूला ही होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? MA यानी मानसिक आयु मेंटल एज, CA करंट एज अर्थात वास्तविक आयु, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देना है। तो मानसिक आयु हमारी 12 है, 12 दी गई है, वास्तविक आयु 10 वर्ष दी गई है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना है। बस 12 दाम 120, उसकी कितनी आएगी? ऑलरेडी ये जान लीजिए कि मानसिक आयु मतलब ज़्यादा है, सोचने की क्षमता ज़्यादा है, और बच्चा 10 वर्ष का ही है और 12 वर्ष के बच्चों के बराबर सोच सकता है, तो 100 से अधिक ही होगा। 120 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? देखिए, परिपक्वता का संबंध विकास से होता, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, शायद एक प्रश्न इस प्रकार का आ चुका है। बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष, जीन प्याजे जी की द्वितीय अवस्था जो कहलाती है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किशोर मनोविज्ञान के पिता, और वह कहलाते हैं स्टेनले हॉल। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा की सापेक्षता
या प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? देखिए, जब भी भाषा की सापेक्षता की बात की जाए, उसके प्राकल्पना के प्रतिपादित की बात की जाए तो वो कहलाता है वार्फ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी टेट की तैयारी करना है तो या अदर टीटी की तैयारी करना है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट। मूल संक्रियात्मक अवस्था अर्थात जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था। दोस्तों, किसने यह मत दिया, या किसने कहा, या किसका स्टेटमेंट है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, और वह कहलाती है वार्फ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों का डाउट है तो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी का कमेंट सर्वोपरि है सम्मान है। जसपाल सर सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है कि सूर आज उदास है, तो बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सूर आज उदास है अर्थात सजीव चिंतन अभिव्यक्ति कर रहा है। दोस्तों, इनमें से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से हो जाता है? और वो कहलाता है क्रेन हॉर्नी। इसका हो जाएगा क्रेन हॉर्नी। दोस्तों, बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिएगा कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में जो है प्रस्तावित किया है? सभी कमेंट कीजिए। और वो हमारे कहलाते हैं एरिक एरिक्सन। जी हाँ, एरिक एरिक्सन ने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, जहाँ पे ये आ जाए तो समझ लीजिएगा एरिक्सन, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन एरिक्सन हो रहा है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाएगी। तो ये भावना संबंधी आदत हो जाएगी। अगर सहानुभूति दिखा रहा है तो भावना संबंधी आदत कह सकते हैं। अगला है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है? प्रारंभिक और चलने वाला, तो प्रारंभ भैया इनमें से देखा जाए तो परिवार ही होता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा जो है भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, भाषा के विकास को परिपक्वता करेगा, अभिप्रेरणा करेगा, स्वास्थ्य करेगा, लेकिन लंबाई वजन से नहीं होता कि आप कितने किलो के हैं, आपकी कितनी ऊंचाई लंबाई है। ठीक है, ये सब भाषा के विकास को, भाषा के विकास में परिपक्वता होता है, अभिप्रेरणा होती है और स्वास्थ्य होता है, ये आपके प्रभावित करती हैं। अगला, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाएं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो कोहलबर्ग का जिक्र हुआ है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिस पर पारिवारिक आकांक्षाएं आ गए तो समझ लीजिए कि बस पारंपरिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रश्न पर ही उत्तर दी रहती हैं, केवल हमें देखना समझना है, टिक करना है और अगले प्रश्न पर चलना है। बालक के भाषा विकास को मुख्य योगदान देने वाली संस्था, और वह है दोस्तों परिवार, क्योंकि मुख्य संस्था की बात करेंगे और परिवार शामिल है तो परिवार ही होगा। इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो जो चिंतन हो कहला जाएगा वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहला जाएगी। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? देख, तो हमारे ये एरिक एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो 8 अवस्थाएं की हैं। किस आयु के समूह के लिए? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के समूह के लिए, सभी के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता होता है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। नैतिकता कौन? तो नैतिकता की समझ नहीं होती उतना ज़्यादा। फिर बाल्यावस्था में शुरुआत होती है और किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर आती है। तो नैतिकता का अभाव कहीं ना कहीं शैशवावस्था में हो सकता है, इसलिए इसकी विशेषता नहीं हो सकती है। अगला देखिएगा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो हमारा हो जाएगा मानसिक विकास। ये कौन सा विकास हो जाएगा?
मानसिक विकास। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? तो अधिगम को माना गया। अगला है किशोरों को क्या नहीं दियाना चाहिए? तो किशोर जो बच्चे होते हैं उनको लालच कभी नहीं देना चाहिए। अभी प्रेरणा दीजिए, सहानुभूति दीजिए, जिम्मेदार अवसर देना चाहिए, लेकिन लालच नहीं देना चाहिए। अगला देखिएगा, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। देखिए, मानसिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है पाठ्यक्रम की योजना, शिक्षण का, लेकिन शारीरिक विकास की योजना जो है वह नहीं कर सकता है। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न भाई जायसवाल कोचिंग सेंटर पे आपके सीरीज चल रही है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए और वह होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए, शारीरिक और मन संबंधित। अगला, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया हमें आपको बताना है, और वह प्रक्रिया हमारी सभी लोग जानते हैं क्या होगा? समाजीकरण इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? बच्चे में आत्मगौरव होता है। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय इनमें से कौन सा होगा? और वह कहलाता है प्रक्षेपण इज द राइट आंसर। विकास का प्रारंभ होता है तो विकास का प्रारंभ जो है गर्भावस्था से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीखना है एक जटिल, सीखना क्या है? जटिल, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है। तो सीखना है, हमें कुछ क्रिएटिविटी करना है तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रिया होगी। ठीक है ना? आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, किस किस में करना पड़ता है? तो वह कहलाती वयः संधिकाल। वयः संधिकाल ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? देखिए, जब भी कार्ल सी गैरिसन की बात की जाती है तो कार्ल सी गैरिसन, इनका नाम ही बहुत लंबा है, अर्थात लंबात्मक विधि की बात करेंगे। लंबात्मक विधि, लंबवत विधि में एक साथ एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, इसी कारण इस विधि को लंबवत विधि कहते हैं। ठीक है, समझ लिया आपने। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा परिपक्व नहीं होता। मिथ्या कहते हैं, मिथ्या दोष लगाया, बेवजह, बेवजह परिपक्व कहते हैं कि बच्चा बाल्यावस्था में बेवजह परिपक्व हो गया, इसलिए उसको मिथ्या का नाम दिया। एक बालक पड़ोसी के घर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यह बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। तो आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? सो तो जाता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर में जाता है बच्चा रोने लगता है, अर्थात आयु लगभग कह सकते हैं बच्चे का 10 माह है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल जो है शैशवावस्था ही होता है, क्योंकि बच्चा जो शुरुआत में जिस वातावरण में रहता है, बच्चा जो पहले सीखता है, बच्चा वही सीखकर बड़ा होता है। अब मातृभाषा जो सीखता है वो जीवन पर्यंत उसकी रहती, इसलिए कहते हैं जो बच्चा छोटा है उसके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, उसके सामने ऐसे निगेटिव बातें ना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है तो बालक में समझ है कि, तो कहीं ना कहीं बच्चा चलने लगा होगा तभी तो उठा लेगा, या कह सकते हैं बच्चा टहलने लगा होगा, तो कहीं ना कहीं वह 8 से 9 माह की कैटेगरी पर होगा। अगला प्रश्न है बीजावस्था। तो बीजावस्था 0 से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था को बीजावस्था की कहा जाता है।
और बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था में होता है, क्योंकि बालक का जो विकास है वह पहले सिर और सिर से पैर की तरफ होता है। ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। 2 से 5 वर्ष की आयु कौन सी कहलाएगी भैया? शैशवावस्था ही कहलाएगी, क्योंकि 6 से लेकर 12 वर्ष तक हमारा बाल्यावस्था होता है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो गर्भ में संतान जो है सर्वाधिक प्रभावित माँ के पोषण से होता है। इसलिए कहते हैं जब बच्चा पेट में होता है माँ का अच्छा खान पान रहना हर एक चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में शारीरिक भी विकास होता है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम हो जाता है। मानसिक विकास इसलिए होता है क्योंकि सोचना पड़ता है क्या चीज़ें हो रही, कौन सा गेम है। ठीक है। सामाजिक विकास इसलिए होता है क्योंकि एक कोई अकेला तो खेल नहीं सकता है, काफ़ी लोग भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो सकता है, इसलिए बच्चों को खेलना चाहिए। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो संस्कार का बच्चे बताया ना मैंने पहले से ही, परिवार से ही होता है। अगला है इनमें से विकास की अवस्था, तो विकास की अवस्था गुणात्मक होती है, गुणात्मकता होती है, तो समझ गए हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशु का भार कितना होता है? इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन किया गया है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। देखिए कहीं कहीं आपको 7 पाउंड मिलेगा, कहीं कहीं 8 पाउंड मिलेगा। और CBSE का मानना वैसे है, एवरेज कहा जाए तो नवजात शिशु का भार जो होता है तो कितना आपके अनुसार क्या होगा? सभी लोग बताइए, क्योंकि मुझे पता है 7 और 8 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस प्रश्न पर, और किसी एग्ज़ाम में 7, किसी एग्ज़ाम में 8 माना गया है। तो ये यहाँ पे 7 पाउंड भी ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे होगा ये जान लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, दूर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेल बच्चे का वेट 2.8 से 3.2 kg होता है, नॉर्मल वेट, और फीमेल में 2.7 से 3.1 kg वेट ये नॉर्मल रहता है। इसी प्रकार जो बच्चे 3.1 से 3.2 kg के बच्चे होते हैं उनको हेल्दी बेबी कहा जाता है। अगर बच्चा 3 kg से ऊपर है और 3.5 kg के आसपास है तो इन बच्चों को हेल्दी बच्चा कहते हैं, क्योंकि बच्चा हेल्दी बेबी हुआ है। कहते हैं ना बेबी कैसा है? हेल्दी है। बच्चा कैसा है? स्वस्थपूर्वक है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो भैया जड़ बुद्धि मतलब 71 से कम, ये जान लीजिए। ठीक है। पूरा बाल विकास आपका इन 500 प्रश्नों में कंबाइंड हो जाएगा, तभी तो आपके 50 नंबर पक्के होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900, सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और भी रिपीट होंगे, लेकिन कुछ अन्य तर्क के द्वारा। बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता सभी लोग जानते हैं टर्मन है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिनको टालिएगा नहीं, जो दिमाग में आए बिल्कुल सोचिए समझिए और कीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? वह होता है व्यवहार का अध्ययन। जो चीज़ें सही हों, समाज के हित में, आपके हित में, आपके परिवार के हित में सही होनी चाहिए, राष्ट्र हित में सही होनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं होगा? अधिकतर हम जल्दबाजी में कर देते उपागम, जल्दी से बस उपागम ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक करना है तो उसमें वार्तालाप कीजिए, परियोजना कीजिए, मौखिक कीजिए, लेकिन बहुविकल्पी न कीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी में रचनात्मक निर्धारक फिर उसमें नहीं रह जाता है। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं? तो इस पर देखा जाए स्वीकार्यता, क्रांति, अनुकूलन इनमें होती है, लेकिन प्रतिरोध में नहीं होता, क्योंकि जहाँ सहयोग होगा वहाँ प्रतिरोध नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। भाई दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती ना, कि आप मदद भी करें और ठीक है अवहेलना भी करें। अगला प्रश्न देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, अर्थात इन सभी से सीखते हैं। अगला, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप ही बताइए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? आपको अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
तो हमें बाल मनोविज्ञान के आधार पर देखना है। जो कथन आपका सर्वोत्तम हो वही हमें बताना है केवल, बाकी कथनों को ध्यान हमें देना ही नहीं है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की बात है तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो आई होप सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों